हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है इसका पार्ट नंबर 29। ओके, आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे राइटिंग ऑफ लोन के बारे में कि राइटिंग ऑफ लोन किसे कहते हैं। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ पढ़ते होंगे तो इस तरह के जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ये क्या प्रोसेस होता है। लेकिन राइटिंग ऑफ लोन को समझने के लिए आपको एनपीए पता होना चाहिए कि नेट एनपीए किसे कहते हैं, ग्रॉस एनपीए किसे कहते हैं। मैंने पार्ट नंबर 28 था, इसमें एनपीए के बारे में पढ़ाया था बहुत ही विस्तार से। लेकिन यहाँ पर मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों जिन्होंने बहुत पहली वीडियो देखी हो या फिर ना देखी होगी, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट में बता देता हूँ कि एनपीए क्या होता है। तो एनपीए इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, तो एनपीए किससे कहते हैं। जब बैंक ऋण देती है ना, तो मानते हैं उसने 100 रुपए ऋण दिया। ओके, अब इस 100 रुपए पर उसको ब्याज मिलना होता है। लेकिन इस 100 रुपए उसने किसी को ऋण दे दिया, मानते हैं आपको ऋण दे दिया। ओके, आपने 90 दिनों तक इस ऋण पर ना ही ब्याज लौटाला ना ही मूलधन लौटाला, तो इस प्रकार का जो ऋण होगा इसी को एनपीए बोलेंगे। ओके, अब विजय माल्या की तरह होंगे, वो लेकर के ही भाग जाएंगे। ओके, वो कभी लौटा लेंगे नहीं, तो इस तरह से समय भी बढ़ता जाएगा एनपीए का। तो जैसे जैसे एनपीए का समय बढ़ता है, ओके, यानी कि जितने ज्यादा दिन हो जाएंगे कि उस पर ब्याज और मूलधन की प्राप्ति ना हो, तो क्या होगा, उसके रूप में बैंक के लिए कुछ पूर्व उपाय के रूप में धनराशि रखनी होती है। तो वो भी बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं कि 15% से लेकर के फिर बढ़ती है 40%, फिर हो जाती है एक समय के बाद 100%। यानी कि 3 साल के बाद अगर 100 रुपए बैंक का एनपीए है, ओके, तो 3 साल के बाद उसे पूर्व उपाय के रूप में जो धनराशि रखनी होगी ना, वो 100 रुपए ही रखनी होगी। धनराशि क्यों रखनी होती है, क्योंकि ये बैंक का पैसा नहीं था। पैसे बैंक के पास कहाँ से आते हैं, हम लोग जमा करते हैं ना जा करके। तो हमारा पैसा बैंक ने ऋण के रूप में दिया था, लेकिन हम पैसा अपने निकालने भी तो जाएंगे ना। तो इसीलिए बैंक को फिर अपने पास से ये जो 100 रुपए रखने होते हैं ना, बैंक अपने कहाँ से रखती है, लाभ से रखती है। जो बैंक का लाभ होता है ना, उसी में से 100 रुपए निकाल के उसको रखने पड़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें आपकी समझने की है। एक होता है नेट एनपीए, दूसरा होता है ग्रॉस एनपीए। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक क्विक रिवीजन आपको यहाँ पर करा देता हूँ। जैसे एनपीए के रूप में 100 रुपए बैंक ने दिए थे, ओके, लेकिन जैसे मानते हैं उससे 100 रुपए और रखने पड़े, 100 रुपए और रखने पड़े पूर्व उपाय के रूप में। ओके, पूर्व उपाय के रूप में 100 रुपए रखने पड़े। तो ये 100 रुपए है, ये 100 रुपए है ना, ये बैंक का नेट एनपीए कहलाएगा, शुद्ध एनपीए कहलाएगा। ओके, लेकिन इस नेट एनपीए के साथ में हम पूर्व उपाय की धनराशि को जोड़ देते हैं, तब वो ग्रॉस एनपीए, फिर सकल एनपीए या फिर कुल एनपीए कहलाता है। यानी कि नेट एनपीए कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। ओके, और जो ग्रॉस एनपीए होगा वो कितना होगा, 100 रुपए ये, और पूर्व उपाय के रूप में भी कितने रुपए रखने पड़े बैंक के लिए, 100 रुपए ही रखने पड़े। ओके, तो कुल जो कुल एनपीए या फिर सकल एनपीए या फिर इसको ग्रॉस एनपीए इंग्लिश में बोल सकते हैं, ग्रॉस एनपीए कितना हो जाएगा, 200 रुपए। मैंने आपको कल बताया था कि ग्रॉस एनपीए होता है वो हमेशा ज्यादा रहता है नेट एनपीए से। ओके, तो आप लोग समझ गए ना, जो नेट एनपीए किसे कहते हैं और ग्रॉस एनपीए किसे कहते हैं, ये यूज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो कल वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो एनपीए का 90 दिन और 180 दिन वाला कॉन्सेप्ट है, ये लागू नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, जूट क्षेत्र क्या होता है, जूट मौसम क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए अब हम लोग अपने पर आते हैं। तो देखिए, राइटिंग ऑफ लोन को समझने के लिए पहले एक स्टोरी सुनिए। इस स्टोरी को सुनेंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए, समानता जो बैंक होती है ना, बैंक होती है वो एनपीए को अपने तुलन पत्र में दिखाती है। देखिए, तुलन पत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट या फिर तुलन पत्र क्या है, तुलन पत्र एक तरह से बहिर्खाता, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरह से सीट होती है, एक तरह से सीट होती है। ओके, जैसे कोई भी होता है, बैंक होती है, कोई भी दुकानदार होता है, या फिर आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पापा जी या फिर जो भी घर का खर्च चलाते होंगे, वो अपनी मंथली या फिर डेली एक ऐसे लिखते होंगे कि इतना रुपए हमारा खर्च हो गया, इतना रुपए हमारी सैलरी थी। ओके, इतने रुपए की हमने ये चीज ऐसे ले ली। तो एक तरह से वो एक बैलेंस रखते हैं ना, अपना एक तरह से खाता रखते हैं कि हमने कितना खर्च किया, कितना क्या किया। इसी तरह से बैंक होती है, उसको भी तो जीएसटी रिटर्न देना होता है, टैक्स देना होता है, और जो शेयर धारक होते हैं उनको भी बताना होता है कितना घाटा हुआ, कितना लाभ हुआ। तो वो भी क्या बनाती है, एक बैलेंस शीट बनाती है, जिसको हिंदी में तुलन पत्र बोलते हैं। तो आप लोग समझिए, देखिए एकदम आसानी से समझिए, अपने ऊपर अप्लाई करके समझिए कि भैया तुलन पत्र क्या होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, घर पे जैसे हमारे पापा जी एक शीट बनाते हैं ना,
ओके, और उसमें सारी चीजें लिखते हैं। तो इसी तरह बैंक भी होती है भाई, वो भी लिखती है, क्योंकि उसे भी एक तरह से और लोगों को बताना होता है कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना हमने टैक्स दिया, तो सब कुछ उसे दिखाना पड़ता है ना। तो इसमें क्या होता है ना, बैंक होती है इस सीट में एनपीए को भी दिखाएगी। ओके, किसको दिखाएगी, एनपीए को भी दिखाएगी। और साथ में बैंक होती है वो पूर्व उपाय के रूप में धनराशि भी रखती है। देखिए, उसने बैलेंस शीट में एनपीए को दर्शा दिया और साथ में पूर्व उपाय के रूप में धनराशि भी रखेगी। मानते हैं उसने एनपीए के रूप में 100 रुपए दिए थे, ओके, और 40 रुपए यहाँ पर मान लेते हैं कि उसने पूर्व उपाय के रूप में धनराशि रखी। तो इससे क्या होता है, बैंक का नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए होता है वो बढ़ने लगता है। अब भाई जब बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ने लगता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इससे फर्क पड़ता है, ये फर्क आपको समझना है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बैंक बैंक का बढ़ता है तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए, बैंक ने यहाँ पर एनपीए के रूप में 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए दिए थे एनपीए के रूप में, ओके, और 40 रुपए उसे पूर्व उपाय के रूप में भी रखने पड़े। ओके, 40 रुपए उसे पूर्व उपाय के रूप में रखने पड़े। अब देखिए, जो 100 रुपए था ये तो एक तरह से बैंक का घाटा हो गया ना, लेकिन उसे 40 रुपए और साथ में रखने पड़े। लेकिन ये 40 रुपए है ना जो पूर्व उपाय के रूप में धनराशि रखी जाती है, इसका बैंक यूज नहीं कर सकती। तो यूज नहीं करेगी तो क्या करती है, वो एक तरह से इसको संदूक में पैक करके रख देती है, मतलब लॉकर में रख देती है। अब मानते हैं कि 3 साल तक या 5 साल तक ये एनपीए है, इसकी वसूली नहीं हो रही है, तो ये 3 साल तक 5 साल तक 40 रुपए एक तरह से लॉकर में है, यानी कि ये अर्थव्यवस्था से बाहर चला गया ना। और बैंक होती है वो 100 रुपए उसका एनपीए होता नहीं, ऋण के रूप में वो थोड़ा बहुत रुपए तो देती नहीं, हजारों लाखों करोड़ रुपए देती है ना। तो आपको ये 40 रुपए बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसका अमाउंट रियल अमाउंट होता है जो बैंक होती है, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए 40 रुपए लिया ना, लेकिन रियल में हजारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं। तो हजारों लाखों करोड़ रुपए है, ये एक तरह से अर्थव्यवस्था से बाहर हो गए ना। तो कभी कभार क्या होता है, तरलता कम हो जाती है, और भारत में एक दो बैंक है यानी बहुत सारी बैंक है, सभी का एक तरह से आपको एनपीए देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि हजारों लाखों करोड़ रुपए वो एक तरह से इस संदूक में ही तो भैया पैक रहेगा। ओके, तो आरबीआई सोचती है ऐसा ना हो, एक तो ये हुआ अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं पहुंचता है, अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं पहुंचता है। और दूसरा क्या होता है, आप देख सकते हैं कि बैंक के ऊपर भी बोझ बढ़ रहा है ना। देखिए, जो 40 रुपए था, अगर ये इसको घाटे के रूप में दिखा दें तो ये 40 रुपए मुक्त हो जाएगा ना। उसके पास अब 40 रुपए तो होगा नहीं, हजारों लाखों करोड़ रुपए होंगे। तो हजारों करोड़ रुपए जब मुक्त हो जाएंगे तो वो उसका रीयूज कर सकती है ना, रीयूज कर सकती है, मतलब दोबारा से उसको ऋण के रूप में दे सकती है, तो उसका लाभ बढ़ जाएगा ना। तो बैंक है, बैंक की वित्तीय स्थिति भी तो ठीक होगी। अब आरबीआई को लगेगा भाई ये पैसा अर्थव्यवस्था में आना चाहिए, तो आरबीआई यहाँ पर एक्टिव हो जाती है, यहाँ पर आरबीआई एक्टिव हो जाती है। आरबीआई यहाँ पर आप देखिए, आरबीआई बैंक को बाध्य करती है। बाध्य क्यों करती है ना, आपको समझ में आ गया, क्योंकि भैया एक तरह से बैंक को भी इससे घाटा हो रहा है और दूसरा अर्थव्यवस्था में पैसा भी नहीं है। ओके, तो आरबीआई यहाँ पर एक्शन लेती है और कहती है कि आरबीआई बैंक से कहती है, उसको बाध्य करती है कि आपको इस तरह के एनपीए को भैया घाटे के रूप में दर्शाना होगा। जैसे कि लगता है कि इतना मतलब 100 रुपए में से 50 रुपए ऐसे हैं जिनकी वसूली नहीं की जा सकती। तो जो 50 रुपए एनपीए है, एनपीए के रूप में है, इसको बैंक घाटे के रूप में दर्शा दे और घाटे के रूप में दर्शा करके इसे अपने बैलेंस शीट से निकाल दे। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली है कि बैंक को कौन सा मजा आ रहा है, यहाँ पर बैंक को कौन सा मजा आ रहा है कि बैंक इसको भाई, देखिए उसको तो 40 रुपए अपनी जेब से रखने पड़ रहे हैं ना, एक तरह से पूर्व उपाय के रूप में अपनी जेब से रखने पड़ रहे हैं, अपने लाभ में से निकाल के रखने पड़ रहे हैं। तो जो बैंक है वो ऐसा क्यों नहीं करती, इसको घाटे में दर्शा करके इस 40 रुपए को मुक्त हो जाएगी तो दोबारा से वो इसका रीयूज कर सकेगी। ओके, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करती। ऐसा इसलिए नहीं करती, आप सोचो, बैंक है, बैंक दिखाई इस वित्तीय वर्ष में 2020 में, मानते हैं एक एक्स बैंक है, तो हम अपनी क्लब बैंक ही ले लेते हैं, हम ऐसे किसी बैंक का नाम नहीं लेते हैं। ओके, तो क्लब बैंक है। अब क्लब बैंक ने दिखाया 2020 में उससे घाटा हो गया 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। घाटा क्यों हो गया, क्योंकि एनपीए के रूप में उसने दिखा दिया, भैया यहाँ से निकाल दिया
कि इतनी ऋण की हमारी कभी वापसी नहीं हुई, तो 1,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। अब हमारे बैंक की इसकी छवि, इसकी साख है, जो साख है वो तो बेकार होगी ना। तो यहाँ के जो हमारे जो शेयर होंगे, शेयर की वैल्यू होगी वो भी तो कम हो जाएगी ना। लोगों का ट्रस्ट इस पर क्या होगा, कम होने लगेगा ना। आपको लगेगा यार बैंक है ये 2 सालों से घाटे में चल रही है, हम यहाँ पर खाता क्यों खुलाएं। तो एक तरह से बैंक के ऊपर यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बैंक के जो ऑनर होते हैं वो अपनी साख को मेंटेन रखने के लिए वो ऐसा नहीं करते हैं। तो आप लोग समझ गए कि वो इस तरह का घाटा क्यों उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि 40 रुपए भैया वो एक तरह से बंद है, वो उसका यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो एनपीए के रूप में बैलेंस शीट में अपना एनपीए दिखाते रहते हैं। तो इसीलिए वो अपनी साख को मेंटेन रखना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि ये एनपीए है भैया, हम इसको घाटे के रूप में नहीं दर्शाएंगे, हम इसकी कहीं ना कहीं से वसूली कर ही लेंगे, कैसे ना कैसे इसकी वसूली कर ही लेंगे। ओके, तो इसीलिए ऐसा होता है। अब देखिए राइटिंग ऑफ लोन किसे कहते हैं, आपने इस पूरे प्रोसेस को समझ लिया ना। अब आपको समझ में आ जाएगा राइटिंग ऑफ लोन क्या है। देखिए मैंने आपकी पूरी भूमिका बना दी, अब आप समझिए कि राइटिंग ऑफ लोन क्या है। तो अगर आपसे पूछिए राइटिंग ऑफ लोन क्या है, तो आपको सिंपली एक ही वर्ड में आंसर देना है कि राइटिंग ऑफ लोन एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, जब बैंक ओके, जो बैंक होती है, जब बैंक अपनी एनपीए को घाटे के रूप में दर्शाए, घाटे के रूप में जो बैंक है वो अपनी एनपीए घाटे के रूप में दर्शाए और उसे अपनी बैलेंस शीट से निकाल दे, तो इसी प्रक्रिया को क्या, किसको, इसी प्रक्रिया को राइटिंग ऑफ लोन कहते हैं। आप लोग समझ गए ना। जब बैंक अपने एनपीए को घाटे के रूप में दर्शाती है और उसे अपने तुलन पत्र से निकाल देती है, बैलेंस शीट से बाहर निकाल देती है, तो इसी प्रक्रिया को राइटिंग ऑफ लोन कहते हैं। देखिए काफी सिंपल था, आप लोग समझ गए। अब देखिए जब वो अपनी बैलेंस शीट से यहाँ से निकाल देगी, घाटे के रूप में दर्शा दिया इस एनपीए को, तो इसके रूप में रखी गई जो पूर्व उपाय के रूप में जो धनराशि रखी थी, मानते वो 40 रुपए रखे थे, ये मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अब तो उसने भैया घाटा दिखाई दिया ना। उसने जो पैसे थे वो भैया उसका मतलब उसने दिखा दिया कि 100 रुपए का हमें घाटा हो गया। पूर्व उपाय के रूप में जो धनराशि होगी वो मुक्त हो जाएगी और इस 40 रुपए का फिर से बैंक रीयूज कर सकती है, मतलब फिर से लोगों के लिए ऋण दे सकती है। फिर से ऋण देगी, इस ऋण पर उसको ब्याज प्राप्त होगा। अब ब्याज प्राप्त होगा, यही बैंक का लाभ हो जाएगा। ओके, तो बैंक के लिए लाभ हो जाता है। ये एक नंबर एक प्रॉफिट हो गया। नंबर 2 प्रॉफिट क्या हो गया, ये 40 रुपए फिर से अर्थव्यवस्था में आ जाता है। ओके, कहाँ आ जाता है, अर्थव्यवस्था में आ जाता है। तो इससे क्या होती है, तरलता फिर से बढ़ जाती है। तो काफी अच्छी बात है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं राइटिंग ऑफ लोन क्यों जरूरी है, बैंक ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, राइटिंग ऑफ लोन की जो प्रक्रिया है उससे क्यों बचना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग समझ गए वो नहीं चाहती कि उनकी साख मतलब रेटिंग है वो कम हो। अब जैसे हमारी क्लब बैंक है, मैं आपको दिखा दूं कि इस बार 1,000 रुपए 1,000 रुपए जो था, ओके, इसको एनपीए के रूप में मैंने दिखा दिया, घाटा होगी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना 1,000 का हमें घाटा हुआ। तो आप सोचेंगे यार क्लब बैंक 2 सालों से लगातार घाटा घाटा दिखा रही है, ऐसा ना हो कि ये क्लब बैंक बंद हो जाए। ओके, बंद हो जाएगी तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे, तो लोग हमारे पास पैसे ही नहीं लाएंगे जमा करने के लिए, पैसे खाते नहीं खोलेंगे, पैसे जमा नहीं करेंगे, बल्कि डरेंगे यहाँ से ज्यादा पैसे निकालेंगे। तो इस क्लब बैंक के पास हमारे पास पैसों की कमी पड़ने लगेगी ना। एक तो वैसे ही हम इसमें घाटे में चल रहे हैं और ज्यादा घाटे में चलने लगेंगे, क्योंकि लोग हमारे पास पैसे ही जमा नहीं करने आएंगे, अकाउंट नहीं खोलेंगे, ज्यादा पैसा नहीं रखेंगे, तो पैसे कमाएंगे तो हम फिर से ऋण कम दे पाएंगे। जब ऋण हम कम दे पाएंगे तो हमें कम ब्याज की प्राप्ति होगी। जब ब्याज की प्राप्ति कम होगी तो हमारा लाभ है वो भी कम हो जाएगा। अब भैया कौन बैंक का ओनर ऐसा होगा जो घाटा कमाना चाहेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि भैया पूर्व उपाय के रूप में जो राशि रखी है वो रखी रहने दो, लोगों के ऊपर ट्रस्ट बना रहता है, वो देखते हैं कि भैया एनपीए पे कौन ध्यान देता है। ओके, तो ऐसा न्यूज नहीं आती ना कि इतनी बैंक घाटे में चलेगी, तो इसलिए वो राइटिंग ऑफ लोन की प्रक्रिया से बचना चाहती है, लेकिन आरबीआई जब प्रेशर करती है भैया तब उनको ऐसा करना पड़ता है। ओके, आप लोग समझ गए। आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, अगर जो न्यू मेंबर हैं उनको मैं एक सूचना दे देता हूँ। मैंने पीटी और मेंस का एक प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 एंड 22 को। इसमें 8 महीने की स्ट्रेटजी है, इसमें मैं सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा, प्लस आपकी आंसर राइटिंग भी कराऊंगा। ओके, और डेली टेस्ट होता है, आप लोग इसमें अपियर हो सकते हैं। अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करें पॉलिटी बाई आरजी सर, तो आपको पॉलिटी की पूरी सीरीज मिल जाएगी, जिसमें मैंने एकदम हलवा की तरह आपको संविधान पढ़ाया है। ओके, देखिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस तरह से आपको टास्क ऑफ द डे डेली मिलता है।
आप लोगों के लिए पढ़ना होता है। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि आज आपको क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डे 164 है, नीचे आप देख सकते हैं डेट कौन सी है। ओके, साथ में आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आज वाले दिन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किसका रिवीजन करना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, उसको आप लोग सेंड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होता है, उसमें अपियर हो सकते हैं। आपको मैपिंग टास्क मिलता है, इसमें मैंने नहीं दिया है, आगे आपको मिलता है क्योंकि अब आपको मैपिंग टास्क मिलने लगा है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर एक हमारे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन होना होगा। यूट्यूब चैनल आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च करें क्लब IAS एस्पिरेंट, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स बाय RG सर या पॉलिटी बाय RG सर। जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसके बाद में बाय RG सर लिख देंगे ना तो हमारे चैनल मिल जाएगा, या फिर क्लब IAS एस्पिरेंट आप लोग लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको नंबर एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, जिससे यहाँ पर जो वीडियो मिलती है इनके थ्रू मैं आपको गाइड करता हूँ। आप लोगों ने देखा कि मैं इजी तरह से आपको पढ़ाता हूँ, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। और नंबर दो, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना होगा। कौन कौन से ग्रुप से, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे 3 ग्रुप हैं, इनमें से 2 ग्रुप में जुड़ना नेसेसरी है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। तीनों ग्रुप का यहाँ पर मैं काम बता देता हूँ, और कैसे आपको ज्वाइन होना है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। देखिए, पहला ग्रुप है क्लब IAS एस्पिरेंट के नाम से। देखिए, इसी से ना आपको मिल जाएगा क्लब IAS एस्पिरेंट। आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो इस तरह का लोगो देखेगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उस पर सभी तरह की सिर्फ PDF मिलती है, जो चैनल है। ओके, और दूसरा है स्टडी मटेरियल फॉर IAS करके आपको मिलेगा ई गुरुकुल का, जिसपे लोगो लगा हुआ होगा। वहां पर 5 बजे टेस्ट होता है, और SSC का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। वहां पर बहुत सारी क्विज भी चलती है, आप उनमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और लगभग में 5,500 लोग इसमें अभी जुड़ चुके हैं। ओके, 5,500 लोग काफी होते हैं। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और जो तीसरा ग्रुप है, इसमें लगभग में 275 लोग ज्वाइन है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसके लिए। इसमें वो लोग अपने नोट्स बनाते हैं, जो टास्क दिया जाता है ना, इसी टास्क का डेली कंप्लीट करके डेली नोट सेंड करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का टास्क सेंड करते हैं। ओके, जो भी उनको कंफ्यूजन होता है वो भी पूछते हैं, यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर भी देता हूँ। तो आप लोगों को ये 2 नीचे वाले चैनल हैं, इनसे ज्वाइन होना नेसेसरी है। अगर आप इनसे आपको नहीं जानते कि कैसे ज्वाइन होना है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, तो इनके थ्रू आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर आपको बिल्कुल टेलीग्राम के बारे में नहीं पता, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा, जिसके थ्रू आपको पूरा का पूरा मैं अच्छे से समझा दूंगा कि टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन होना है। या फिर आप मेरे जब चैनल पर आएंगे, इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे ना, तो देखिए जब आप यहाँ पर पेज पर आएंगे, जो मेरा रियल पेज है, यहाँ पर आपको देखिए एक छोटा सा दिख रहा है टेलीग्राम ग्रुप। इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। लगभग में 29 पार्ट कवर हो चुके हैं हमारे। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये सारे मेरे अकाउंट हैं। ओके, तो कहीं भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।